अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला की कुदरत पर मुस्तहकम यकीन रखते हैं, लेकिन मौजज़ात की बात की जाए तो हम अक्सर बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं कि आजकल के दौर में मौजज़ात कब होते हैं। यकीन तभी आता है जब मौजज़े अपनी आंखों से होते देखे जाएं, जब हमारी दुआएं मौजज़ाती तौर पर कबूलियत का शरफ पा जाएं, तो बंदा अपने रब के हजूर सरबसजूद होने में देर नहीं लगाता। मेरी जिंदगी में जो मौजज़ा हुआ उसके लिए मैं आज तक अपने रब के हजूर नफल अदा करती हूँ। जब कभी माजी की तरफ देखती हूँ अश्कबार हो जाती हूँ। ये आंसू दुख के नहीं खुशी के होते हैं। आज से तकरीबन 7 साल पुरानी बात है। यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन था। मेरी सहेली समरा बिना इत्तला दिए गैर हाजिर थी। यूनिवर्सिटी आकर मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग के शोबे में मेरे और समरा के अलावा कोई तीसरी लड़की नहीं है, बाकी सब लड़के हैं। उस रोज़ ये मज़ामीन रखने पर खुद को सारा दिन बाहर ग्राउंड में बैठी मैं कोसती रही। क्लास में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, कोई भी लेक्चर ना लिया। यूनिवर्सिटी टाइम ख़त्म हुआ तो अपनी जगह से उठकर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गई। अभी गेट से कदरे फासले पर थी कि कुछ शनासा चेहरे दिखाई दिए। ओह, ये तो रिजवान है। मैं फ़ौरन पहचान गई। जहां हैरत हुई वहां खुशी ने भी मुझे घेर लिया। रिजवान कॉलेज में मेरा क्लास फेलो रह चुका था। उसके साथ बिलाल और अशमीर भी थे। ये तीनों कॉलेज में दोस्ती के ट्रायंगल के नाम से मशहूर थे। मैं कदरे फासले पर खड़ी अभी उन्हें हैरत से देख रही थी कि रिजवान की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ चला आया। व्हाट अ सरप्राइज, आप और यहाँ। खुशी उसके लहजे से झलक रही थी। मैंने जवाबन सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। खुश तो मैं भी बहुत हुई थी उसे सामने देखकर, लेकिन अपने तासुरात बाखूबी छुपा लिए। अभी बामुश्किल सलाम दुआ ही हुई थी कि मुझे गेट के पार अपनी वैन दिखाई दे गई। मेरी वैन आ गई है, इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। मैं इजाज़त तलब करती मरकजी गेट की तरफ बढ़ गई। वैन में बैठने के काफ़ी देर बाद तक मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब रही। रिजवान हैंडसम और लायक फाइक होने के साथ साथ एक सुलझा हुआ लड़का भी था। किसी ने उसे कभी ओछी हरकतें करते नहीं देखा था। वो तो हर लड़की का ख्वाब हो सकता था। कॉलेज के दौरान मेरी अगरचे उससे कभी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे सताइशी निगाहों से ही देखा था। आज उसे यूनिवर्सिटी में देखकर दिल अजब सा धड़का। दिल बेइख्तियार उसके साथ की तमन्ना कर बैठा। कुछ देर बाद मुझे अफसोस ने घेर लिया कि रिजवान से उसके डिपार्टमेंट का तो मैंने पूछा ही नहीं। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसे कैसे ढूंढूंगी। आज तो इत्तफाकन सामना हो गया, जाने दोबारा मुलाकात कब हो सके। घर पहुंचने से पहले पहले मैंने खुद को संभाल लिया। घर पहुंचकर मैंने समरा को फोन करके बेनक़्त सुनाई कि बताए बगैर गैर हाजिर रही। मैं यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल तैयार थी। अचानक से मम्मा की तबीयत बिगड़ गई थी यार। फिशारे खून बहुत ज़्यादा हो गया। उसने माजरत की कि सब इतना अचानक हुआ कि इत्तला देने का ख्याल नहीं आया। मैंने अपने रवैये की माफ़ी मांग ली और दुआया कलमात अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ मैं समरा के हमरा क्लास में दाखिल हुई तो मेरी तो बाछें खिल गई। रिजवान और अशमीर पहली कतार में सर जोड़े बैठे थे, जाने कौन से राजो न्याज करने में मसरूफ़ थे। निगाहें जो मिली तो हमारी तरफ देखते हुए हाथ मिलाने लगे। जवाबन समरा ने भी गर्मजोशी दिखाई। मैं अलबत्ता झिझक गई और 2 कतारें छोड़कर पीछे जा बैठी। समरा कुछ देर उनके पास खड़ी हुई, फिर मेरे बराबर आकर बैठ गई। तुमने बताया ही नहीं कि रिजवान, अशमीर और बिलाल भी इसी यूनिवर्सिटी में हैं। ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी समरा कि तुम्हें इत्तला देना ज़रूरी था, मैंने जानबूझकर रूखे लहजे में कहा। दिल का चोर पकड़ा जाने के खौफ से मैं नहीं चाहती थी कि वो उनके मुतल्लिक तवील गुफ्तगू करे। प्रोफेसर साहब कमरे में दाखिल हुए तो सब संभल कर बैठ गए। मैंने कलमा शुक्र अदा किया, बस बहुत हो गया। इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी इस दिमाग में घुसा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी। मुसलसल 2 लेक्चर लेने के बाद समरा उकता गई और मुझे उसके साथ राह फरार इख्तियार करना पड़ी। वैसे भी रिजवान अपनी टीम के साथ एक लेक्चर के बाद ही भाग निकला था और मेरा ध्यान उस वक्त से उसकी तरफ लगा हुआ था। मैंने दूसरा लेक्चर गायब दिमागी से ही लिया था। यूनिवर्सिटी के माहौल का असर था या पुरानी जान पहचान कि चंद दिनों में ही हमारी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई। मेरी झिझक भी ख़त्म हो चुकी थी। अब हम बेतकल्लुफ़ी से छोटे मोटे मजाक भी कर लेते थे। एक दिन रिजवान गैर हाजिर था। बिलाल से पता चला
कि रात उसकी वालिदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो दमा की मरीज़ा हैं और बदलता मौसम उन्हें तंग करता है। मैंने घर आकर अपनी अम्मी को बताया। वो 1-2 बार यूनिवर्सिटी में ही रिजवान से मिल चुकी थी। उनके ख्यालात रिजवान के बारे में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि हमें उसकी अम्मी की अयादत के लिए उनके घर चलना चाहिए। आप चले जाइए अम्मी, मैं घर पर ही हूँ, कल बहुत ज़रूरी टेस्ट है। मैंने झिझक कर बहाना कर दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी कंधे उचकाकर अपने काम में मसरूफ हो गईं। बाबा जानी को शाम का प्रोग्राम फोन पर दे दिया। उनके आते ही दोनों रिजवान के घर चल दिए। बाबा जानी ने फोन पर रिजवान से घर का पता मालूम कर लिया था। मैं बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। वापसी पर अम्मी रिजवान और उसकी फैमिली की तारीफ में रतबुल्ले सा थी। अम्मी और बाबा जानी के मुंह से रिजवान की तारीफ सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके लिए दिल में इश्क की कली खिलकर मुकम्मल गुलाब बन गई। उस दिन मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुलकर उससे मोहब्बत का इकरार किया। वालदैन की पसंदीदगी ने मुझे एतमाद बख्श दिया था। अब मैं दबे लफ्ज़ों में रिजवान को अक्सर ये बावर कराने लगी कि मेरे वालदैन उसे बहुत पसंद करते हैं और उसकी फैमिली से भी काफ़ी मरूब हुए हैं। रिजवान मुस्कुरा देता, कभी कभार अजराए मजाक फर्जी कॉलर झाड़ने लगता। उसका ये अंदाज भी बहुत प्यारा था। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। यूं ही पढ़ते पढ़ाते अटखेलियां करते वक्त गुजर रहा था। एक दिन हम लेक्चर लेकर बाहर निकले तो बिलाल ने रिजवान की राह रोकते हुए ट्रीट का राग अलापना शुरू कर दिया। किस बात की ट्रीट भला? मैंने रिजवान का दिफा करना चाहा। रिजवान मियाँ माशाल्लाह से मंगनी शुदा हो गए हैं। उसने धमाका किया। यार तू भी किससे ट्रीट का मुतालबा कर रहा है? मुझे तो तेरी अकल पर अफसोस हो रहा है। एक शेख से ट्रीट का मुतालबा? अश्मीर ने रिजवान को चढ़ाने की खातिर बिलाल पर जुमला कसा। रिजवान बिना कुछ कहे बस मुस्कुराए जा रहा था। क्या ये सच है रिजवान? मैंने मरे मरे लहजे में पूछा। लो जी, इस मैडम को हम पर यकीन ही नहीं। बिलाल ने मसनूई खफगी दिखाई। कौन है वो? समरा ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मौसूफा जनाब की फूफीजाद है, जवाब अश्मीर ने दिया। वैसे जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसके हिस्से में फूफीजाद ही आया करती है। बिलाल ने भी जुमला कसा। सब ने कह कहा लगाया। रिजवान भी बराबर हंसने लगा। मेरे चेहरे का तो रंग फक हुआ जा रहा था। जिस्म बेजान होने लगा, दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। रिजवान यूं अचानक मुझसे दूर हो जाएगा मैंने तो कभी सोचा ही ना था। यह ख्याल ही सुहाने रूह था और यह हादसा बीत चुका था। वो किसी और के नाम हो चुका था। चल यार, जूसी पिला दे। ना इतना कंजूस बन। आज हातिम ताई की कब्र पर लात मार कर दिखा दे इन दुनिया वालों को। बिलाल अपने मखसूस चुलबुले अंदाज में कहता हुआ रिजवान को बाजू से थामे कैंटीन की तरफ चल दिया। हम दोनों लड़कियां भी उनके पीछे हो लीं। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? समरा ने मेरी सुस्त चाल देखते हुए पूछा। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लगता है मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। चलो कुछ खाओ पियोगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। समरा मेरा हाथ थामे तेज तेज चलने लगी। रिजवान ने जूस और कुछ दूसरे स्नैक्स ऑर्डर किए। यार बड़ी ट्रीट कब दे रहे हो? अश्मीर ने एक ही सांस में फ्रेश जूस का गिलास खाली करने के बाद पूछा। वो शादी के बाद दूंगा, फिलहाल इसी पर गुजारा करो। रिजवान बोला। मैं तो इसकी सूरत देखे जा रही थी। वो कितना आसूदा हाल दिखाई दे रहा था। बेवफा दिल ने उसे इल्जाम देना चाहा, मगर अकल ने अगले लम्हे सरजनश कर डाली कि वो बेवफा नहीं। उसने तो कभी इशारे में भी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, कभी कोई ऐसा अहदो पैमान नहीं बांधा था तुमसे। कसूर तुम्हारा ही है, तुम्हारी एकतरफा मोहब्बत का है। अब भुगतो। मैंने फौरन अपनी गलती तस्लीम कर ली। वाकई गलती मेरी ही थी। रिजवान के किरदार में कोई झोल ना था, लेकिन अब उसका दिल क्या करूं? मैं बिन आंसुओं के रोए जा रही थी। शादी का कब तक इरादा है रिजवान तुम्हारा? समरा ने आंखें घुमाते हुए पूछा। इसी साल के आखिर तक इंशाअल्लाह, रिजवान ने सरशार लहजे में जवाब दिया। लफ्ज इंशाअल्लाह मेरे दिल पर किसी तीर की मानंद लगा। मैं खुद पर जबर किए आंसुओं पर बंद बांधे बैठी थी। जूस बमुश्किल हलक में उतारा। अगले लेक्चर का वक्त खत्म हुआ तो हम एक बार फिर क्लास लेने चल दिए। सर लेक्चर देते रहे और मैं अपने दिल से लड़ने, उसे समझाने में मसरूफ रही। क्लास खत्म होते ही मैंने खामोशी से घर की राह ली। घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। जितना रो सकती थी रोई। दिल का बोझ था कि हल्का होने को नहीं आ रहा था।
रब से भी कितने ही गिले शिकवे कर डाले, जिस पर बाद में शर्मसार होती रही। मेरा यकीन मुस्तहकम है कि रब के फैसले मसलहत से पुर होते हैं। हम बेहतरी की तलब करते हैं मगर वो हमें बेहतरीन से नवाजता है। लेकिन ये दिल था कि मान ही नहीं रहा था। किसी जिद्दी बच्चे की सूरत रिजवान को मांगे जा रहा था। शाम को अम्मी ने मेरी सूरत देखी तो परेशान होकर वजह पूछने लगी। अम्मी, आज एक प्रोफेसर से मुझे बिला वजह ही डांट पड़ गई थी। मुझे बर वक्त यही बहाना सूझा। मैं चूंकि इकलौती बेटी थी इसलिए मुझे डांट डपट सुनने की कतन आदत न थी। अम्मी ने मेरे बहाने को सच समझ लिया। पहले तो उन्हें गुस्सा आया कि उनकी बेटी को क्यों डांटा गया, फिर खुद ही कहने लगी कि उस्ताद तो उस्ताद होता है ना बेटा, अगर डांट भी दिया तो क्या हो गया, यूं अपनी हालत खराब करना कहाँ की अक्लमंदी है। मैंने सादतमंदी से सर हिलाकर आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। वो कितनी ही देर मेरी पुश्त सहलाती रहीं और प्यार करती रहीं। मेरी अम्मी मेरी बेहतरीन दोस्त थी। मैं उनके साथ अपनी हर बात शेयर करती थी, लेकिन रिजवान का जिक्र करने से हिचकिचाती थी। अच्छा हुआ ना कि उन्हें कुछ नहीं बताया था, वरना आज उन्हें भी कितना दुख होता। मैं तो सोचकर ही रह गई। सबने रिजवान को मुबारकबाद दी कि तुमने झूठे मुंह भी खुशी का इजहार नहीं किया। अगले रोज उस अश्मीर ने मुझे घेर लिया। कल उस बेचारी की तबीयत इतनी खराब थी, उसे कहाँ होश थी मुबारकबाद देने की। वो तो खुद को संभाले बैठी रही, यही क्या कम हिम्मत है उसकी। समरा ने मेरी जानिब से जवाब दिया। ओह सो सॉरी, क्या हुआ था तुम्हें? तीनों लड़कों ने यक जुबान माजरत के बाद सवाल उठाया। बीपी लो था, मैंने हौले से जवाब दिया। वो तो आज भी लग रहा है तुम्हारा, रिजवान ने बगौर मेरा चेहरा देखते हुए कहा। चलो आओ, मैं जबरदस्त सा ड्रिंक पिलाता हूं, बीपी एकदम तुम्हारा जबरदस्त हो जाएगा। वो मेरा हाथ थामे कैंटीन की तरफ चलने लगा। हमें भी पीछे तीनों बाकी भी आए। मेरी निगाहें अपने हाथ पर मरकूज थीं जो रिजवान ने थाम रखा था। काश तुम हमेशा हमेशा के लिए ये हाथ थाम लो रिजवान, दिल ने तड़प कर ख्वाहिश की। 7 अप में न जाने क्या क्या मिलाकर बनाया गया ड्रिंक वाकई बहुत जबरदस्त था। तबीयत एकदम हशाश बशाश हो गई थी, मगर यहां तो हालत दिल की खराब थी। मैं जबरदस्ती मुस्कुराने लगी, किसी पर अपना हाले दिल आया नहीं होने देना चाहती थी। शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर रिजवान का शुक्रिया अदा किया। उसने अपने दिलकश मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ रखकर गर्दन को थोड़ा झुकाकर मेरा शुक्रिया कबूल किया। उस शख्स की तो हर अदा जानलेवा है। इश्क नामुराद है ही ऐसी बीमारी कि महबूब भी देवता के रूप में दिखाई देने लगता है। तीनों लड़के कुछ देर बैठने के बाद उठकर चले गए। उन्हें आज जल्दी घर जाना था। हम दोनों लड़कियों ने यह आखिरी लेक्चर लेने का फैसला किया था। लेक्चर में अभी वक्त था, सो हम वहीं बैठी रहीं। अब क्या करोगी? समरा ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या मतलब? मैंने नाफहम अंदाज में पूछा। मैं रिजवान के बारे में पूछ रही हूं। इसकी वजाहत पर मेरा दिल तेजी से धड़का। इसे कैसे पता चल गया? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा समरा। मैंने निगाहें चुरा ली। क्या रिजवान ने कभी तुमसे कुछ कहा या ये मोहब्बत यकतरफा थी? उसने मेरा चेहरा सीधा करते हुए पूछा तो मेरी आंखों के गोशे भीग गए। सारा कसूर मेरा है समरा। मैंने आंख का गोशा साफ किया। हाँ वाकई कसूर तुम्हारा ही है। जब दिल में कुछ था तो कह देना चाहिए था ना। खामोश मोहब्बतों का दौर बीत चुका है मैडम जी। उसका लहजा यकदम दरश्त हुआ। लीव इट यार, जो होना था हो चुका। मैंने मौजू बदलना चाहा। हाँ अब तो लीव करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। मैंने खुद को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में मसरूफ कर लिया। पहले की तरह गपशप नहीं हुआ करती थी। मेरी कोशिश होती थी कि रिजवान से कम ही मुलाकात हो। मैं उसे भूल जाना चाहती थी। यह भी जानती थी कि यह नामुमकिन है, मगर कोशिश तो की जा सकती थी ना। घर में मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरने लगा। मैं जहां रब से सब्र मांगती वहीं कोई मुआवजा कर देने की दरख्वास्त भी करती। कभी कभार तो इतनी मायूस हो जाती कि नौबत गिले शिकवे तक जा पहुंचती, जिस पर बाद में नादम होती रहती और तौबा भी करती। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था मेरी हालत बजाय संभलने के बिगड़ी जा रही थी। दिल को किसी पल चैन ना था। रिजवान ने कहा था कि साल के आखिर में शादी है और वक्त पर लगाकर उड़ने लगा था। एक रोज मैं सुबह तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगी कि समरा का फोन आ गया। लड़की यूनिवर्सिटी में कर लेना जो बात करनी है, पहले ही देर हो रही है। मैंने काल को यस करते ही उजलत में कहा, रुको मेरी बात ध्यान से सुनो। रिजवान के बाबा की अचानक डेथ हो गई है। खबर थी या धमाका, मैं कितनी ही देर फोन कान से लगाए सकते किसी कैफियत में खड़ी रही।
समरा जाने क्या कुछ कहकर राब्ता मुनक़ता कर चुकी थी। जब होश आया तो अम्मी को पुकारती उनके कमरे की तरफ भागी। खबर सुनकर वो भी हैरान परेशान खड़ी रह गई। अरे वो तो अच्छे भले थे। अम्मी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। समरा की जुबानी ना पता चला होता तो मैं यकीन करती ही ना। बाबा जानी ने फौरन रिजवान को कॉल की। खबर की तस्दीक हो जाने के बाद हम उनके घर जा पहुंचे। शौहर की अचानक वफात ने आंटी को तोड़कर रख दिया था। मैं जाकर भी सब्र की तलकीन ना कर सकी। अल्फाज दम तोड़ गए थे। सिर्फ आंसू थे जो बहे चले जा रहे थे। उस हुजूम में रिजवान से बात करना मुनासिब ना था। जनाजे के बाद हम वापस आ गए। इसके बाद अम्मी गाहे बगाहे उनके यहाँ चक्कर लगा लेती। अम्मी की आंटी के साथ अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। मेरी मुलाकात रिजवान की मंगेतर से भी हुई। रूबी एक खूबसूरत लड़की थी। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। उसे देखने के बाद मेरा दिल मजीद मखमूम हो गया। मैं कबूल सूरत लड़की खुद को बहुत कमतर समझने लगी। मैं अक्सर सोचती जिसकी रूबी जैसी हसीन मंगेतर हो वो भला किसी और की तरफ क्यों देखेगा। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है कि मुसद्दाक वो मुझे थोड़ी मगरूर भी मालूम हुई। ये तो उसका हक ही था। रिजवान अब अक्सर ही गैर हाजिर रहने लगा। अगर यूनिवर्सिटी आ भी जाता तो गुमसुम सा रहता। शायद अब्बू के सर पर ना रहने से दुनिया की सारी रंगीनियां बेरंग हो जाती हैं। शायद इसीलिए वो भी चुप चुप सा बुझा बुझा सा रहने लगा था। हम सब चाहकर भी उसे तसल्ली ना दे पाते थे। उसका दुख ही ऐसा था कि हम बांट ही नहीं सकते थे। यार तेरी शादी होने जा रही है, अब तो हंसा खेला कर। भाभी ये रोनी सूरत देखकर कहीं तुझसे बेजार ही ना हो जाए। एक दिन बिलाल ने उसे समझाने की कोशिश की। ये सुनना था कि मेरा जिस्म एकदम से ठंडा हो गया। शादी, मैं जानती थी कि वो मंगनीशुदा है। एक न एक दिन उसकी शादी भी होनी है, मगर ये दिल था कि उसकी शादी के जिक्र पर तड़प उठता था। अब ये सुना तो लगा दिल बंद ही हो जाएगा। कब है शादी? बहुत बेवफा निकले, हमें तो बताया ही नहीं। समरा ने कमजोर से लहजे में एहतजाज किया। बस अम्मी की इद्दत पूरी होते ही दिसंबर के पहले हफ्ते में शादी है। कार्ड प्रेस में जा चुके हैं, सबको इनवाइट करूंगा। रिजवान जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। मेरी जुबान पर ताले पड़ चुके थे। उस रोज घर आकर मैं बहुत रोई। शाम को पता चला कि अम्मी का बड़े भाई के साथ उम्रे का प्रोग्राम बन चुका है। मैं खफा हुई कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अम्मी का कहना था कि सब अचानक हुआ कि बात करने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी उम्रे पर चली गई। इसी बहाने मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली। मैं रिजवान का बिल्कुल भी सामना नहीं करना चाहती थी। 15 रोज के बाद अम्मी की वापसी हुई। सबसे पहले उन्होंने रिजवान के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वो अपनी सहेली के लिए उदास थी। इनकार करने के बावजूद मुझे भी साथ ले गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुईं। आंटी का चेहरा मुझे मुरझाया मुरझाया सा लगा। शुक्र के रिजवान घर पर न था, उसकी बड़ी बहन आई हुई थी। मैंने वहां आप सबके लिए बहुत ज्यादा दुआएं की हैं। बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, नेक नसीब के लिए भी दुआएं करती रही हूं। पता है मैंने अल्लाह पाक से अपनी बेटी के लिए रिजवान जैसा साथी मांगा है। मेरी माँ ने भूलपन में हर बात कह डाली। आंटी और मोना आपी ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैं गड़बड़ा सी गई। माशाल्लाह से कब कर रहे हैं रिजवान की शादी? रूबी बहुत प्यारी बेटी है। अल्लाह पाक दोनों बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अम्मी के पूछने पर आंटी ने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया और चाय वगैरह सर्व करने में मसरूफ हो गई। मुझे उनका यह अंदाज खटक गया, मगर मैंने खामोशी में बेहतरी जानी। यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। एक दिन हम यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे अपने नोट्स शेयर कर रहे थे। इम्तिहान सर पर थे। अचानक कश्मीर और बिलाल के पेट में भूख के मरोड़ उठने शुरू हो गए। वो दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए। समरा उस रोज छुट्टी पर थी। पीछे मैं और रिजवान तन्हा रह गए। वैसे मैं इतने दिनों से हैरत में मुब्तला हूं कि क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं। मैंने सर उठाकर नाफाहम अंदाज में रिजवान की तरफ देखा। आंटी ने हरम में खड़े होकर दुआ की कि उन्हें रिजवान सा दामाद मिले, और अल्लाह पाक ने रिजवान ही उनकी झोली में डाल देने का फैसला कर लिया। वो खौफनाक लहजे में बोल रहा था और मैं हौंक बनी उसकी सूरत देखे जा रही थी। सब कुछ जानते हुए भी उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पूछना चाहती थी, मगर जुबान बिल्कुल खामोश हो गई थी। क्या तुम भी वही चाहती हो जो आंटी की तमन्ना है? उसके सवाल पर तो मैं सटपटा सी गई। हाय गाइस, तुम लोग भी एंजॉय करो। बिलाल ने स्नैक का एक पैकेट हमारी तरफ उछाल दिया। उनकी आमद पर मैं अपने रब के हजूर सजदा रेज हो गई। रिजवान किन अखियों से मुझे देखता रहा,
उसकी आंखों में शरारत नाचती दिखाई दे रही थी। उस रोज घर पहुंची तो धमाकेदार खबर मेरी मुंतजिर थी। रिजवान की अम्मी ने रिजवान के लिए मेरा हाथ मांगा था। ये कैसे मुमकिन है? रूबी बेचारी का क्या बनेगा? मैं रूबी के ख्याल से खुश भी ना हो पाई। हालांकि उस लम्हे के लिए मैं दिन रात तड़पी थी। नाम मतलब उन लोगों का, बेचारी नहीं थी वो। तौबा तौबा, मुझे तो हैरत होती है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हुआ क्या है अम्मी, मुझे भी तो पता चले। रिजवान के बाबा की डेथ के बाद उनकी बहन को वहम हो गया कि अब उनकी बेटी के साथ इस घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा। पहले तो वो लोग तंग करके अपनी मर्जी की बरी यानी दुल्हन का सामान तैयार करवाते रहे। फिर अचानक मुतालबा कर दिया कि हक महर में मकान हमारी बेटी के नाम कर दिया जाए। उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की जमानत चाहिए थी। रिजवान और उसकी मां ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो जैसे हर हद पार करने पर तुले हुए थे। इनकार करने पर सारे रिश्ते नाते तोड़कर चलते बने। ये तक परवाह न की कि कार्ड तक बढ़ चुके हैं। शादी में थोड़े दिन ही बाकी रह गए थे। अम्मी तासुफ और हैरत से मिली जुली कैफियत में मुझे तफसील से आगाह कर रही थी। मेरी आंखें भी मारे हैरत के फैली जा रही थी। जहां एतबार ना हो वहां रिश्ते बनाना और निभाना बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों ने किस्मत का लेखा समझकर खामोशी इख्तियार कर ली है। अब वो तुम्हें अपनी बहू बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? हम सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारी खुशी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना बेटा। अम्मी अपनी बात मुकम्मल करने के बाद मेरे जवाब की मुंतजिर दिखाई देने लगी। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही अम्मी, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं ये कहकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली आई। वो लम्हा जिसके लिए मैं 1.5 साल तड़पी थी, वो इनायत हुआ तो मैं खुद को हालात समझने से कासिर पा रही थी। रब के हुजूर सजदा रेज होने का भी होश ना रहा था। रात तक मैं बहुत कुछ सोचती रही। आखिर तंग आकर मैंने रिजवान का नंबर मिला लिया। तुम रूबी से प्यार करते हो ना? हालात ने तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल दी, वरना तुम कभी जुदाई का सोच भी नहीं सकते थे ना। अब उसके बगैर जीना मुश्किल होगा, लेकिन जीना पड़ेगा। ये किस्मत की सितम ज़रीफी है। मुझसे शादी करने पर तुम्हें आंटी ने मजबूर किया है ना, और आंटी ये कदम अपनी सहेली की मोहब्बत में उठा रही है ना, वरना मेरा और रूबी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। मैंने दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ सुनते ही पै दर पै कई सवाल कर डाले थे। आखिरी जुमले की अदायगी पर मेरा लहजा भीग चुका था। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारा और रूबी का कोई मुकाबला नहीं। वो ठहरी एक खुदगर्ज लड़की और तुम एक भोली भाली, रिश्तों की कदर करने वाली और दूसरों के लिए अपने हक से दस्तबरदार हो जाने वाली लड़की हो। तुम क्या मुझे घामड़ समझती हो कि इन 2 सालों में मुझे तुम्हारी आंखों से उमड़ती मोहब्बत दिखाई नहीं दी? पसंद मैं भी तुम्हें करने लगा था, मगर बाबा जानी ने अपनी भांजी से मेरा रिश्ता तय कर दिया तो मैंने कुछ कहकर उनका दिल दुखाना मुनासिब ना समझा था। अपने दिल को जैसे तैसे समझा लेता था, लेकिन मैंने कलमा शुक्र अदा किया कि तुमसे कोई अहदो पैमा नहीं किए थे। अम्मी ने भी ना चाहते हुए बाबा की ख्वाहिश का एहतराम किया था। फिर उनकी अचानक डेथ के बाद भी हमने उनकी ख्वाहिश का ख्याल रखा, मगर वो लोग बहुत कम ज़रफ़ निकले। तुम्हारा मेरे दिल में क्या मकाम है जानना चाहोगी? वो बोल रहा था और मैं दम साधे सुने जा रही थी। उसका आखिरी जुमला जो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला गया था, सुनकर मैं हड़बड़ा सी गई। नहीं, मैंने झट राब्ता मुनक़ता कर दिया। दूसरी जानिब वो यकीनन मुस्कुरा दिया होगा। इसके बाद हमारी फिल्मी अंदाज में झट मंगनी पट बयां हो गया। उसी तारीख को रुखसती हुई जो रूबी के साथ तय थी। तालीम हम दोनों ने शादी के बाद मुकम्मल की। आज 5 साल गुजर जाने के बाद भी मैं इस खूबसूरत मोज़े के होने पर रोज़ाना शुक्राने के नवाफिल अदा करती हूँ। आज हमारी एक बेटी है और मैं दूसरी बार उम्मीद से हूँ। रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मोज़े आज भी होते हैं, मगर इंसान को नेक नीयत होना चाहिए और अल्लाह ताला पर मुस्तहकम यकीन होना चाहिए। दोस्तों, मोहब्बत की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।